पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित क्या किया, उन्होंने आज ताबड़तोड़ हमले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किए। जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घाटी गए हैं और दो बड़ी जनसभाएं, एक राजौरी में और एक बारामूला में जनसभाएं की हैं, उसके बाद से देखने को यह मिल रहा है कि जितने भी घाटी के राजनीतिक दल हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक लगभग 8 पेज का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, वहीं पर आज पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी से बड़े तीखे सवाल किए। उन्होंने पूछा कि आप जम्मू की बात करते हैं और जम्मू संभाग की प्राथमिकता की बात करते हैं और जम्मू संभाग को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो आप ये बताइए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू का क्यों नहीं, आपको उत्तर प्रदेश और बिहार से लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू में लाने की जरूरत क्या पड़ी? क्या जम्मू में कोई काबिल आदमी नहीं है जिसको आप जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना सकें? कोई और नहीं सही डॉक्टर करण सिंह को ही बनाते, जिनके पूर्वजों के नाम पर आपने छुट्टी का ऐलान किया है। लेकिन यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा ने महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर जो छुट्टी का ऐलान किया गया है, उस छुट्टी के ऐलान को लेकर कोई बात नहीं की। ना तो उन्होंने इस फैसले की प्रशंसा की और ना ही उन्होंने निंदा की। चुप्पी साधी इस मामले के ऊपर और सीधा सटीक निशाना लगाया बीजेपी के ऊपर। कहा आप जम्मू की बात करते हैं तो एलजी उत्तर प्रदेश से क्यों, एलजी बिहार से क्यों, एलजी अलग अलग, एलजी जम्मू कश्मीर का क्यों नहीं, आपने जम्मू संभाग से किसी को एलजी क्यों नहीं बनाया? इतिहास के पन्ने खंगालिए तो इतिहास अजीब चीजें सामने लाकर रख देता है। 1999 की दहाई में जब केंद्र में गृह मंत्री थे स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उन्हें जब जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाने का मौका मिला तो उन्हें भी जम्मू कश्मीर से कोई लायक आदमी नजर नहीं आया। उन्होंने भी जगमोहन, जो इस समय एक समय में इंदिरा गांधी के सबसे करीबी माने जाते थे, जगमोहन को उन्होंने जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाकर भेजा। उन्हें भी उस समय जम्मू कश्मीर का कोई आदमी इंपॉर्टेंट लगा नहीं। और उसके बाद अगर आप खुद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल पर नजर दौड़ाएं तो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिस समय वो मुख्यमंत्री बनी, नवीन चौधरी थे। नवीन चौधरी को हटाया तो भरत भूषण व्यास को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया और उसके बाद भरत भूषण व्यास को प्रिंसिपल सेक्रेटरी से सीधा जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। और आपको यह भी याद होगा कि यह भी पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के ही कार्यकाल में हुआ था, जब BR शर्मा, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, जम्मू के रहने वाले थे, वो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी थे, उन्हें हटाया गया था और हटाकर उन्हें एडवाइजर बना दिया गया था। उन्होंने एडवाइजर के पद को कबूला नहीं था और सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने पर मजबूर हो गए थे। और अगर उन सारे समीकरणों को देखा जाए तो मजबूरी बनी थी उस समय ये कि उन्हें अचानक चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाया गया और उन्हें कहा गया कि आपको चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाया जाता है, अब आप एडवाइजर के तौर पर, सरकार के एडवाइजर के तौर पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं एडवाइजर के तौर पर काम नहीं करूंगा। वो सीधा नई दिल्ली चले गए और नई दिल्ली में गृह मंत्रालय में वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन तक एक लंबे समय तक रहे और उसके बाद चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बना दिए गए। ये BR शर्मा के साथ हुआ, जो जम्मू के सपूत थे, जम्मू के रहने वाले थे और चीफ सेक्रेटरी के पद पर आसीन थे, बैठे हुए थे। और आपको यहां पर यह भी याद कराना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन RK छिब्बर किस समय बने, किस कार्यकाल में बने, किसने उनको बनाया, वो भी अगर इतिहास के पन्नों को आप खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुश्ताक अहमद के बाद जो जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन बने वो परवेज इकबाल बने। और परवेज को जब चेयरमैन बनाया गया, वो बहुत जूनियर आदमी थे। जूनियर आदमी होने के बावजूद उन्हें एलिवेट किया गया, एलिवेट करके उन्हें जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन बनाया गया। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सत्ता में थी, ताकत में थी, उनको भी उस समय जम्मू संभाग से कोई काबिल आदमी नजर नहीं आया जिस काबिल आदमी को जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन बनाया जाता।
उसके अलावा जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में भी किसे चेयरमैन लगाया गया, उस समय भी जम्मू संभाग से पीडीपी को कोई काबिल आदमी क्यों नजर नहीं आया जिस काबिल आदमी को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया जा सकता था। और अगर उसके बाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई चेयरमैन बना तो वो बीआर शर्मा बने, और वो भी तब बने जब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हो चुका था, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका था। उसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। अगर थोड़ा सा और आगे चलें तो उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ही जम्मू संभाग से बना देते, आप जम्मू संभाग का चीफ सेक्रेटरी भी नहीं बना पाए। वो अफसर जो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उनके स्वर्गीय पिता मुफ्ती मोहम्मद सैयद के कार्यकाल में पीडीपी के मंत्रियों की आंखों का तारा हुआ करते थे, अगर वो आज जम्मू कश्मीर की चीफ सेक्रेटरी हैं और जम्मू कश्मीर कैडर से हैं, तो ये सवाल पूछना कि आपने जम्मू का चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाया, ये असमंजस में और परेशानी में आपको डाल देता है कि राजनेता जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं और राजनीतिक पॉइंट्स को स्कोर करना होता है तो राजनीतिक पॉइंट्स को स्कोर करने के लिए इस तरह का वाद विवाद होता रहता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा एडवाइजर ही बना देते जम्मू संभाग से किसी को, ताकि लोग अपना दुख दर्द जो है वो कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरबार में अपना दुख दर्द सुना पाते। आप तो एडवाइजर भी जम्मू संभाग से कोई नहीं बना पाए। जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन ही जम्मू संभाग से बना पाते। जब पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में नहीं हुआ, उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सैयद के कार्यकाल में नहीं हुआ, जब उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सैयद के कार्यकाल में डॉक्टर हसीब द्राबू को सीधा यूं कहिए सीधा लैंड करवाया गया उनको श्रीनगर में, और उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन बनाया गया, उस कार्यकाल में भी क्या जम्मू संभाग से जम्मू कश्मीर बैंक में कोई भी काबिल अफसर नहीं था जिस काबिल अफसर को जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन बनाया जा सकता था? डॉक्टर हसीब द्राबू के बाद मुश्ताक अहमद के बाद परवेज अहमद, लेकिन मुश्ताक, परवेज और हसीब द्राबू के बीच में कोई जम्मू संभाग का आदमी जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन नहीं बनाया गया। आखिरकार जिन लोगों को बनाया गया उनमें ऐसी एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या थी जो क्वालिफिकेशन जम्मू संभाग के उन बैंकर्स में नहीं थी, जो बैंकर एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर बैंक को अपनी काबिलियत और अपनी अक्लमंदी और जहानत के बिना पर चला रहे थे। क्या 2005 से लेकर 2014 तक, 2002 से लेकर 2014 तक के कालखंड में एक भी आदमी जम्मू संभाग से इतना काबिल नहीं था जिसको जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन बनाया जा सकता? एक भी आदमी इतना काबिल नहीं था जिसको जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता? एक भी आदमी इतना काबिल नहीं था जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली का सेक्रेटरी बनाया जा सकता, लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेक्रेटरी बनाया जा सकता? बहुत सारे सवाल हैं। लॉ सेक्रेटरी बनाया जा सकता था? क्या कोई काबिल आदमी जम्मू संभाग का उस समय की सरकारों में काम नहीं कर रहा था? स्वाभाविक है, ये सवाल तो वो लोग भी पूछेंगे जो लोग ये बयान सुनेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा इंडस्ट्री पर ताला लगा हुआ है, ट्रांसपोर्टर दुखी है और कश्मीर संभाग के सेबों को 7-7 दिन तक टनल के उस तरफ रोका जाता है, और रोकने वाले ये भी नहीं जानते कि सेब जरूर उसमें कश्मीर का है, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो है वो जम्मू के ट्रकों में होता है। ये बात उन्होंने कही। उसके बाद कहा, करप्शन की बात की, परिवारवाद की बात की, लिस्टों को जो कैंसिल किया गया उसकी बात की। उसके बाद ये कहा कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं सब इंस्पेक्टर स्कैम में, एफए स्कैम में और जेई जल शक्ति के स्कैम में, उनके नाम नहीं बताए जा रहे, जबकि सीबीआई हर रोज हर दिन एक प्रेस नोट निकालती है और तफसील के साथ उन तमाम लोगों के नाम बताती है। फिर उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बात की और कहा कि शहजादा धूल में घूम रहा है ताकि देश को बचाया जा सके। परिवारवाद पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया, कहा कि जो पार्टी बाकी तमाम पार्टियों पर परिवारवाद का इल्जाम लगाती है वो पार्टी अपने गिरेबान में झांके तो उसको ये मालूम पड़ेगा कि इतने परिवार जम्मू भारत में नहीं है जितने परिवारों के बच्चे भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग पदों पर बैठे हुए हैं। उसके बाद जम्मू संभाग के लोगों से उन्होंने अपील की कि जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए और भारत को बचाने के लिए आपको एक साथ आना होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई इस स्लोगन को लेकर आगे बढ़ना होगा और देश को बचाना होगा। ये बात उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात की, कहा मेरे पिता को तो
3 साल का केवल कार्यकाल मिला, उस कालखंड में मेरा पिताजी करते तो क्या करते और कितना करते। यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो सवाल पूछ के गए हैं, ये सारे उन सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। हर राजनीतिक दल अपने अपने कालखंड में जम्मू कश्मीर की जब बात आती है, एक तो जो उनके फेवरेट्स हुआ करते थे 2002 से लेकर 2008 तक की अगर बात की जाए, तो जो तो फेवरेट्स हुआ करते थे, मंजूर नजर हुआ करते थे, वही लोग इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रहा करते थे। और उसमें कभी भी किसी सरकार ने, आप जम्मू कश्मीर के हैं इस कारण किसी अफसर को कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन दी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप किस आदमी के, किस अफसर के कितना करीब हैं, आप सरकार के अलग अलग मंत्रियों के कितना करीब हैं, यही एक क्राइटेरिया होता था, यही एक मापदंड होता था। इसी मापदंड के ऊपर चीफ सेक्रेटरी चुना जाता था, डीजीपी चुना जाता था, अन्य अफसर भी चुने जाते थे। काबिलियत का अलग पैमाना हो सकता है, लेकिन आपकी कुर्बत किस सिस्टम के में किस आदमी के साथ कितनी है, यह भी बहुत मायने रखती थी। जम्मू कश्मीर के इतिहास में यह भी एक सच्चाई है। और इस बिना पर कि आप जम्मू के हैं, आप काबिल आदमी हैं, और काबिल आदमी की पहचान है हमको, और हम काबिल आदमी को उसकी पोजीशन देने जा रहे हैं। अगर ये होता तो बहुत सारे काबिल लोग जम्मू में भी बैठे हैं, कश्मीर में भी बैठे हैं, वो इंतजार में ही रहे कि पीडीपी की मुख्यमंत्री का फोन आएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुख्यमंत्री का फोन आएगा, हम एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठेंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं। आप उस तिगड़ी को याद कीजिए, जो तिगड़ी उमर अब्दुल्ला के कालखंड में सिविल सचिवालय को चलाया करती थी। उसमें एक ब्यूरोक्रेट जम्मू कश्मीर का था, बाकी सभी ब्यूरोक्रेट जम्मू कश्मीर के नहीं थे, लेकिन जेएंड के कैडर के ब्यूरोक्रेट थे, यहीं के ब्यूरोक्रेट थे, यहीं पर काम कर रहे थे। इसी तरीके से आज जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हैं, वो जम्मू कश्मीर कैडर के चीफ सेक्रेटरी हैं। एकमात्र चीफ सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर में आए और जम्मू कश्मीर कैडर के नहीं थे, वो बीवीआर सुब्रमण्यम थे, जो छत्तीसगढ़ कैडर के थे, और जम्मू कश्मीर में आकर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के तौर पर थोड़ी देर काम किया, उसके बाद वापस चले गए, और उसके बाद दोबारा से जम्मू कश्मीर कैडर के ही अरुण कुमार मेहता को जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। और अरुण कुमार मेहता के बाद भी अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी अगर किसी को बनाया जा सकता है तो अटल डुल्लू को बनाया जा सकता है। वो कश्मीर संभाग से हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वो भी चीफ सेक्रेटरी के पद के उस वक्त भी दावेदार थे और आज भी मुख्य दावेदार हैं। अन्य कई और नाम है, सुधांशु पांडे का नाम भी था, लेकिन अब वो रिटायर होने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब राजनीतिक दल जो खासकर क्षेत्रीय दल हैं, जब ये सत्ता से बाहर होते हैं, इन क्षेत्रीय दलों को उस समय सब कुछ याद आता है। जम्मू भी याद आता है, कश्मीर भी याद आता है, लोकल ब्यूरोक्रेट भी याद आते हैं, लोकल पुलिस के अफसर भी याद आते हैं, लोकल सीआईडी के अफसर भी याद आते हैं, तमाम लोकल अफसर याद आते हैं। ये लोकल अफसरों के सबसे बड़े वकील उस वक्त बन जाते हैं। लेकिन जब ये खुद सत्ता में होते हैं, इन्हें मीडिया एडवाइजर लगाना होता है, तो ये दिल्ली से बुलाकर लाते हैं। इन्हें जम्मू कश्मीर में कोई काबिल आदमी नजर नहीं आता जिसे ये अपना मीडिया एडवाइजर लगाएं, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, जब इन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी चुनना होता है, वो भी किसको बनाया जाता है, आप पन्ने खंगालिए इतिहास के, उमर अब्दुल्ला हो, गुलाम नबी आजाद हो, मुफ्ती मोहम्मद सैयद हो, महबूबा मुफ्ती हो, आप इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को देखिए और आप जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को देखिए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले जो ऑफिसर्स हैं या जम्मू कश्मीर के जो लोकलाइट्स हैं, उन्हें कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इनके कालखंड में या इनके कार्यकाल में मिली हैं। आप पुलिस की बात करें तो जब डीजीपी लगाने की बात आती थी, तो डीजीपी लगाने के लिए क्या क्राइटेरिया होता था और कितनी बार डीजीपी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से लगाता था, वो भी इतिहास के पन्नों को खंगाल कर आपको पता चल जाएगा। यानी साफ तौर पर ये मेरा कालखंड है, मेरे कालखंड में जो कुछ हुआ, मेरे कार्यकाल में जो कुछ हुआ, आप वो सब भूल जाइए। और जब मेरा कार्यकाल खत्म हो जाए और दूसरा कोई कार्यकाल आ जाए, तो मैं आपको आकर याद कराऊंगा कि आज जम्मू का चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं, आज जम्मू के एडवाइजर क्यों नहीं, आज जेके बैंक का जम्मू का चेयरमैन क्यों नहीं, आज एलजी जम्मू का क्यों नहीं। ये सारी बातें मैं आपको याद कराऊंगा। इससे एक और बात सामने आती है। वो बात सामने ये आती है कि आप जम्मू में आकर जब ये सब कुछ कहते हैं, तो इसका मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप कश्मीर संभाग से हैं, आप कश्मीर संभाग की लड़ाई लड़ते हैं, आपको जम्मू संभाग से कोई लेना देना नहीं। अगर आप इसको एक संभाग समझते और आप ये समझते कि ये जम्मू और कश्मीर एक ही संभाग है, और जम्मू का हो या कश्मीर का हो, किसी भी संभाग का व्यक्ति हो, वो अगर जम्मू कश्मीर में किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर आज नहीं है, हमने उसकी लड़ाई लड़नी है, तो आज आपकी भाषा शैली बिल्कुल अलग होती। ये वो आम आदमी कहता है, जो आम आदमी जम्मू में बैठकर ये सारी चीजें सुनता है। कि अगर आज आपको वाकई इस बात का दुख है, अफसोस है कि
जम्मू संभाग के लोगों ने 370 के ऊपर हो या भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट दिया है, उन तमाम चीजों को लेकर जम्मू संभाग के लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो बताइए विपक्ष का काम क्या है? क्या विपक्ष का काम लोगों की खिल्ली उड़ाना है, या विपक्ष का काम यह है कि वो लोगों के दुख दर्द को समझें, इस दुख दर्द को केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के समक्ष रखें और केंद्र और राज्य सरकार दोनों से यह मांग करें कि आप जम्मू कश्मीर में जम्मू का एलजी क्यों नहीं लगाते, आप जम्मू कश्मीर में जम्मू का चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं लगाते, आप जम्मू कश्मीर में जम्मू का एडवाइजर क्यों नहीं लगाते, आप जम्मू कश्मीर में, अब तो चेयरमैन की कुर्सी रही नहीं, आप जम्मू कश्मीर बैंक में जम्मू का मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों नहीं लगाते? ये सवाल अगर कश्मीर घाटी के नेता और कश्मीर संभाग से आने वाले राजनीतिक दलों के नेता सवाल ये पूछते तो जम्मू संभाग के लोगों को लगता कि वाकई ये हमारी नुमाइंदगी करने आए हैं, ना कि हमारी खिल्ली उड़ाने।